नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने आज उन सब लोगों को जवाब दे दिया जो तमाम तरह से महागठबंधन पर टिप्पणियां कर रहे थे, टीका कर रहे थे। राहुल गांधी ने उन सारे विरोधियों को भी जवाब दे दिया जो कह रहे थे कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी जब मुजफ्फरपुर पहुंचे और वहां उस जनसभा को संबोधित किया तो भारी बारिश के बावजूद हजारों लोग उनको सुनने के लिए आए हुए थे। उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी यादव भी थे और उप मुख्यमंत्री के चेहरे मुकेश साहनी भी थे। राहुल गांधी ने वहां वो सारे सच बताए जो बिहार को जानना जरूरी थे और उन्होंने उसके बाद में तीनों दरभंगा गए और दरभंगा में भी यही किया। और ये दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाते हैं। बावजूद इसके इतनी बारिश, इतनी अंधड़, सबके बावजूद लोग वहां जमा रहे, उनको सुनने के लिए उल्लास से रहे। जब यह स्थिति थी तो आखिर क्यों लोग सुनना चाह रहे थे, क्यों करना चाह रहे थे, और क्यों इस देश का गोदी मीडिया हो या तमाम सारे यूट्यूबर जो कथित तौर पे खुद को कहते हैं कि वो लोकतंत्र, संविधान और इन सब की चिंता करते हैं, वो बार बार लांछित कर रहे थे और महागठबंधन के खिलाफ माहौल बनाने में मदद कर रहे थे, यह कह के कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे, प्रियंका गांधी क्यों नहीं आ रही। अरे भाई, राहुल गांधी इसके पहले आते तो क्या कहते। अब राहुल गांधी आए हैं तो वो कहने की स्थिति में थे, बताने की स्थिति में थे कि महागठबंधन का चेहरा कौन है और महागठबंधन क्या सोचता है और क्या करना चाहता है। मैंने आज की तमाम अखबार देखे, उन अखबारों में कि अरे ये तो तेजस्वी का प्रण है, राहुल गांधी कोने में है। राहुल गांधी कोने में नहीं है, राहुल गांधी सबसे ऊपर थे, क्योंकि वही थिंक टैंक, उन्हीं का विजन इस पूरे घोषणा पत्र में, और कोई ऐसा वायदा नहीं है जो पूरा न किया जा सके। इनमें से तमाम वायदों के दिशा में कांग्रेस शासित तमाम राज्यों में काम हो चुका है। जैसे 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा की बात हो, महिलाओं को एक नगद मदद की योजना हो, बेरोजगारों को देने की व्यवस्था हो, और शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, अच्छे स्कूलों की बात हो, इन सब दिशा में राहुल गांधी कर चुके हैं। रोजगार के भी दिशा में वो कर चुके हैं और इसके लिए सिस्टम बनाया था कैसे रोजगार देने के नाम पे, नौकरी देने के नाम पे जो लूट करती है सरकार, उस लूट से मुक्ति दिलाई जाए। तो राहुल गांधी ने जो किया है उसी को और ज्यादा समृद्ध करके बिहार में लागू करने का काम किया है। यही उनका घोषणा पत्र है। बहरहाल मैं यहां घोषणा पत्र या इस पर बात करने नहीं आया, मैं इस पर बात करने आया कि राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कही कि वोट के लिए चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी से यदि आप कहेंगे कि स्टेज पे नाचने लगो, हमें आपका भाषण नहीं सुनना है, नाच देखना है, तो वो नाचने लगेगा। जी हां, राहुल गांधी ने गलत नहीं कहा, बिल्कुल यही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं। आज मेरठ में मेरठ के तमाम व्यापारी कटोरा लेके प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं मोदी तेरे राज में कटोरा हमारे हाथ में। तो इस तरह की दशा कर दी है कि कटोरा पकड़ा दिया, लोगों के कारोबार, रोजगार सब छीन रहे हैं, नौकरियां छीन रहे हैं, जो वहां रोजगार पाते थे, नौकरी पाते थे। तो एक को बर्बाद नहीं किया है, सैकड़ों हजारों परिवारों को बर्बाद कर दिया है। और वही काम पूरे देश में करोड़ों लोगों के साथ हुआ है। और जब करोड़ों लोगों के साथ हुआ है
तब नरेंद्र मोदी क्या दिखाएंगे कि हमारे 10 साल 11 साल के शासन में क्या हुआ है, समृद्ध भारत बन गया है और देश में सालाना साल भर में 10 लाख रुपए कमाने वाले अब 10 करोड़ परिवार हो गए। 10 लाख कमाने वाले, नरेंद्र मोदी सरकार खुद कहती है 12 लाख रुपया यदि सालाना कमाई है तो एक व्यक्ति की, तो आपसे इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। और यहां 10 लाख कमाने वाले पूरे परिवार का बता रहे हैं कि पूरा परिवार मिल करके 4 आदमी 5 आदमी 6 आदमी जो है वो मिल करके, क्योंकि भारत में परिवारों का औसत जो है 6 लोगों का है, तो ऐसी स्थिति में 6 लोगों का परिवार 10 लाख कमा रहा है और 10 लाख कमा करके साल में ऐसे 10 करोड़ बता रहे हैं। जब ये लगेगा आपको 10 करोड़ और 10 करोड़ लोग इतना कमा रहे हैं, भारत की आबादी खुद नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 140 करोड़ से अधिक है। यदि 140 करोड़ से अधिक है यानी 130 करोड़ लोग बुरी हालात में, और इनमें ये 10 लाख से ज्यादा कमाने वाले में अडानी अंबानी भी शामिल और लोग भी शामिल। और जब इस तरह का हो तो इस डेटा को और भी जान लीजिए। इसके पहले 2013 में बात करता, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय 6 करोड़ से अधिक लोग जो है, अधिक परिवार 10 लाख से अधिक कमाते थे और उस समय 10 लाख की कीमत आज के 10 लाख की कीमत से कई गुना ज्यादा थी। बैंकें ही 5 साल में 2 गुना कर देती। तो अब आप सोचिए, तो ऐसी स्थिति में वो 6 लाख अब 18 लाख हो जाने चाहिए थे, सॉरी वो 6 करोड़ 18 करोड़ हो जाने चाहिए थे, 18 करोड़ नहीं हुए। आज वो इस स्थिति में, क्योंकि यदि सामान्यतः है आप तमाम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 3 से 3.5 साल में आपका 2 गुना हो जाता है। और ऐसी स्थिति में आपको क्या मिलना चाहिए था, रुपए की वैल्यू भी वही देख लीजिए, महंगाई को देख लीजिए और सबको देख के आप कहेंगे इससे बड़ा जुमला नहीं हो सकता, ये समृद्धि नहीं है, ये असल में आपकी बेवसी की कहानी है। लेकिन झूठ बोलना है तो झूठ बोलने का क्रम जब चल रहा हो, क्यों? क्योंकि चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी कोई भी झूठ बुलवाएंगे और इस देश का मीडिया उसकी समीक्षा करने की बजाय झूठ बोलेगा। अब आपको बताता हूं बर्बाद कैसे किया है। दुनिया में कंपनियां बन रही हैं कि अब युद्ध आउटसोर्स जो है सैनिकों से होगा। ये आप देखिए रिपोर्ट, ये भारत की रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, ये आपको दुनिया की दिखा रहे हैं। जब दुनिया की दिखाते हैं तो उसमें पढ़िए, तो ये कह रहे हैं कि इन पर खर्च 10 गुना जो है कम होगा इन सैनिकों पे, और वो बहुत बढ़ेगा, 12,000 करोड़ तक जो है कंपनियां कमाएंगी। तो यानी कंपनियां जो है 12,000 करोड़ तक कमाएंगी और उन सैनिकों को 10 गुना कम दिया जाएगा। तो इस तरह की प्लानिंग में भारत भी शामिल हो गया है और इसके लिए नरेंद्र मोदी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और गौतम अडानी ने एक एजेंसी बना ली है, कंपनी बना ली, जो ये अग्निवीर भारत सरकार हमारी सेना तैयार करती है। ये जब आएंगे तो इन सब का इस्तेमाल इसीलिए किया जाएगा कि दुनिया भर की लड़ाई में हम आपको झोंकेंगे, आप जाइए मरिए खपिए सब कुछ होइए, कोई वो नहीं, और हमारे देश के नागरिक मरेंगे, दुनिया में जाके युद्ध करके मरेंगे और भारत के लोग जो है अनाथ होंगे, उनके माँ बाप अनाथ होंगे, उनकी पत्नियां अनाथ होंगी, उनके भाई बहन सब अनाथ होंगे। तो यह प्लानिंग है नरेंद्र मोदी की। जब इतनी खतरनाक प्लानिंग हो और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका हो, तो आप सोचिए कहां ले जा रहे कि आपको 10 गुना कम मिलेगा
कंपनियां 12,000 करोड़ रुपया कमाएंगी और कमीशन मिल जाए। सारे खेल इस तरह से, और रईस होंगे अंबानी अदानी। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए स्टेज पे डांस भी कर सकता है, भरतनाट्यम भी कर सकता है। जी हां, अब इसका भी उदाहरण दे रहा हूं कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का यही इतिहास, और इस इतिहास पर जब बात करेंगे तो आपको जानना चाहिए कि क्या हो रहा है। क्योंकि राहुल गांधी जब बताते हैं तो अपना विजन बताते हैं कि हमें इस देश के युवाओं को क्या देना है, कैसे हमें बिहार को, उस बिहार को समृद्ध करना है जिस बिहार के युवा जाकर के दुनिया के तमाम स्थानों पे, दूसरे देशों में भी जाके समृद्धि लाते हैं। गुजरात की समृद्धि में बिहारी युवाओं का बड़ा योगदान, कर्नाटक में बड़ा योगदान है, पंजाब हरियाणा में बड़ा योगदान, दिल्ली में बड़ा योगदान है, मुंबई में बड़ा योगदान है। तो जब इतना बड़ा योगदान हो, पूरे देश में बनाने का हो, तो वो आखिर बिहार को समृद्ध क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि बिहार में जिस तरह से जाति धर्म और सबके नाम पे लड़के अपनी समृद्धि को ढकेल दिया गया पीछे। 1985 के बाद में बिहार के लोग गलत दिशा में मुड़ गए। मुड़ना तो 1977 से गलत दिशा में शुरू हुए थे, 75 से कह सकते हैं, लेकिन 85 आते आते बिल्कुल हो गए। और वो जिस तरह से बटे, उसका फायदा तमाम जातिवादी दलों ने, तमाम धर्मवादी दलों ने उठाया, और बिहार बर्बादी में चलता चला गया। जो प्रगति के मार्ग पे चल रहा था वो नीचे आता चला गया। यही वजह है कि आज बिहार की पहचान मजदूरों के नाम पे होती है, इस तरह से होती है जो शर्मनाक है। लेकिन वही बिहार के लोग कैसे समृद्ध बनाए जा सकते हैं, इसका विजन राहुल गांधी ने बताया। और कैसे नरेंद्र मोदी के पास अडानी को देने के लिए जमीन है, लेकिन बिहार में बिहार के युवाओं को रोजगार देने के लिए, उद्योग लगाने के लिए जमीन देने के लिए नहीं है। बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं। जब यह सब कुछ हो तो सवाल तो उठेगा ही कि बिहार को लूट के दूसरे को बनाएंगे और बिहार को बर्बाद करेंगे। जी हां, इसी से बचाना। क्योंकि नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और उसका उदाहरण देश भर में दूसरों को, किसी को अर्बन नक्सल, किसी को नक्सली, किसी को कुछ बताते घूमते, लेकिन खुद चुनाव जीतने के लिए नक्सलियों से भी हाथ मिलाने से नहीं चूकते हैं। इसका एक उदाहरण बता कि खूंखार नक्सली था अजय कानू, जिसने 13 नवंबर 2005 को जहानाबाद जेल तोड़कर वहां से 100 से अधिक नक्सलियों को रिहा करा लिया था, जिन्होंने नरसंहार किया था। और जहानाबाद का वह नरसंहार किसी से छिपा नहीं, और उन सबको बचाया था। वो नक्सलियों का पूरा गिरोह नरेंद्र मोदी के साथ, भाजपा के साथ काम कर रहा है। भाजपा जेडीयू के लिए काम कर रहा है और उनके लिए, उनके साथ मिला हुआ है। तो अब आप समझिए कि उनकी मदद लेते हैं, यह इनका इतिहास है। और यही नहीं टिकते हैं, इसके अलावा भी है। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनके से नक्सलियों का जो बिहार का कमांडर इन चीफ था, वो गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के लिए, भाजपा को जिताने के लिए जो सुप्रीमो था सुधीर कुमार वर्मा और विनोद मरांडी, वो भाजपा के साथ शामिल हो जाता। अब आप सोचिए, तो भाजपा ये है कि नक्सलियों का भी लेगी, और ये कोई नई चीज नहीं। भाजपा आतंकवादियों का भी लेती रही, इसके भी उदाहरण मौजूद हैं। बिहार में इस समय जो राज्यपाल हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता आरिफ मोहम्मद खान,
1989 की सरकार में, 89 की सरकार में वो मंत्री थे और उस समय वो तत्कालीन विदेश मंत्री आई.के. गुजराल के साथ में जाते हैं और रूबिका सईद जो तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थी, उसकी किडनैप हुआ था। उसके एवज में जम्मू कश्मीर के उस समय मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भारी विरोध किया था। बावजूद इसके इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के इन सारे गुर्गों ने ले जाकर के 5 खूंखार आतंकवादी काबुल में छोड़े थे। और छोड़ने वालों में कौन थे? आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के राज्यपाल हैं, आई.के. गुजराल जो भाजपा के उस समय बड़े करीबी थे और बाद में प्रधानमंत्री भी बने, और उसके अलावा जो थे नरेंद्र मोदी के मुख्य सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। अब आप समझ सकते हैं, यह लोग गए थे और उन 5 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ आए थे काबुल में, आतंकियों। और उसके बाद में, ये दिसंबर 1989 की बात, और उसके बाद में जनवरी से, दिसंबर जनवरी से जो आतंकियों ने खूनी खेल खेला, जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाला और सब कुछ हुआ, सारी घटनाएं हुई, बीभत्स घटनाएं हुई, वो किसी से छिपी नहीं। और उसी के जस्ट 10 साल बाद फिर दिसंबर महीने में, 24 दिसंबर 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और इनकी नाकामी से एक विमान अपहृत किया जाता है और फिर वो कंधार ले जाया जाता है। और फिर भारत से 3 बड़े आतंकी छोड़े जाते हैं, मसूद अजहर समेत। जो 3 खूंखार आतंकवादी छोड़े जाते हैं, वो उन्हें छोड़ने कौन जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्री जसवंत सिंह और अजीत डोभाल। और ये सब जाकर के उन आतंकियों को छोड़ आते हैं और उन आतंकियों को छोड़ करके आते हैं। और उसके बाद वो आतंकी जो आतंकी घटनाएं करते हैं वो किसी से छिपी नहीं है। तो यानी 1990 से लेके आज तक जितनी आतंकी घटनाएं हुई हैं, इन्हीं आतंकियों के गैंग ने की है। उन्हीं के लश्कर तैयबा हो या जैसे मोहम्मद हो या कोई हो। तो अब आप सोचिए, और फिर इसी नाम पर वोट मांगते हैं। तो यह साजिश आज की नहीं है, यह इनकी जन्मजात। इसके पहले आपको याद होगा कि इसी तरीके से ये किया करते थे और मुस्लिम लीग के साथ में देश की आजादी के पहले मिल करके सरकारें भी चलाते थे, सत्ता एंजॉय करते थे और उसके बाद में दंगे फसाद करा के लोगों को मार डालते थे। जो यह करते रहे हो वो कहेंगे कि हम राष्ट्रवादी हैं। नहीं, आप राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अदानी अंबानी के लिए कह रहे हैं। युवाओं को कहते हैं रील बनाइए, और रील बना के कमा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने वह भी डिकोड कर दिया, बता दिया कि ये रील बना के युवा तो रील देख के बना के खुश हो ले रहे हैं, बेचारे अपने दर्द को वो कर रहे हैं, कुछ कमा नहीं रहे। लेकिन इससे कमा कौन रहा है? वही जियो अंबानी वाला। तो कभी अंबानी को कमाएंगे, कभी अदानी कमाएंगे, उनके लिए प्रचार भी करेंगे। तो अंबानी के जियो का प्रचार किसने किया था? नरेंद्र मोदी। तो अब आप समझ लीजिए कि जो इस तरह से करते हैं और आपको बताते हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर, तो यह लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन है। और राहुल गांधी ने वो सारे राज खोल दिए। अब बाकी तो बिहार की जनता को खोजना है। राहुल गांधी ने यह भी बता दिया कि अब कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और उनका पूरा महागठबंधन और उनके कार्यकर्ता किस तरह से वोट चोरी करने वालों को सड़क पर भी जवाब देंगे, बूथ पर भी जवाब देंगे और देश की जगह जगह जवाब देंगे। जी हां, कड़ा जवाब मिलेगा।
तो इसलिए चेत जाइए, गड़बड़ी मत कीजिएगा। जय